एक सुनसान घर में शिफ्ट होने के बाद उसने गलती से एक ऐसे कमरे को खोज लिया जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। पैसा, खाना, गहने, जो भी वह चाहता था, कुछ ही सेकंड में सामने आ जाता था। लेकिन अब उसकी पत्नी कुछ ऐसा मांग लेती है जो उसे नहीं मांगना चाहिए था। तो उनकी ऐशो आराम वाली जिंदगी एक खतरनाक जाल में बदल जाती है। मैट और केट एक कपल होते हैं जो अपने रिश्ते के कठिन दौर से गुजर रहे थे। मैट, जो एक कलाकार होता है और अपनी क्रिएशन खो चुका था, इसलिए वो वेस्टमिंस्टर में एक सुनसान एस्टेट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। घर पुराना होता है और उसे काफी मरम्मत की जरूरत थी। लेकिन उनके तनाव भरे रिश्ते और बिजी लाइफ के बीच उनके पास इसे ठीक करने का समय नहीं होता। अब वो सालों का जमा हुआ सामान साफ करना शुरू करते हैं, लेकिन बहस और अनसुलझे तनाव अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं। तनाव के बावजूद केट खुद को याद दिलाती है कि वह यह सब मैट के लिए कर रही है और सुलह की दिशा में पहला कदम उठाती है और उसे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती है। एक दिन केट को किचन में एक मरा हुआ पक्षी मिलता है और वह उसे बाहर ले जाने का फैसला करती है। वह एक पल के लिए ध्यान भटकाती है, तभी वह पक्षी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। इसी बीच मैट पुराने फर्नीचर को हटाते हुए दीवार में एक छुपा हुआ छेद खोजता है और वॉलपेपर को हटाते हुए उसे एक भारी स्टील का दरवाजा दिखाई देता है। सामान में खोजने के बाद उसे एक चाबी मिलती है और वह दरवाजा खोलता है, जहां उसे एक खाली कमरा मिलता है जिसका मकसद पूरी तरह से अज्ञात होता है। घर में इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम देखते हुए वे एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का फैसला करते हैं ताकि घर को रहने लायक बनाया जा सके। अगली सुबह मैट अपनी क्रिएशन वापस पाने की कोशिश करता है और नई पेंटिंग शुरू करता है। केट उसे पूरा सपोर्ट करती है, यहां तक कि वह एक ट्रांसलेशन जॉब भी ठुकरा देती है, क्योंकि वह उस पर भरोसा करती थी और इस मुश्किल समय में उसके साथ रहना चाहती थी। मैट फिर से उस रहस्यमय कमरे में जाता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। तभी इलेक्ट्रिशियन आता है, जो घर की उलझी हुई वायरिंग देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा। वह जल्द वापस आने का वादा करता है और यह जानकर भी हैरान होता है कि इस घर के नए मालिक हैं, खासकर तब जब पिछले मालिकों की इसी घर में हत्या कर दी गई थी। अब मैट इंटरनेट पर सर्च करता है और अखबार की कतरनों में घर का अंधेरा पास्ट मिलता है। 45 साल पहले शेफर परिवार यहां रहता था, लेकिन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा आज तक जॉन डो के नाम से जाना जाता है, जिसकी असली पहचान आज भी रहस्य है। उस आदमी की छवि से परेशान होकर मैट सो नहीं पाता और दारू पीता है। एक रात उस रहस्यमयी कमरे में वह सोचता है कि इसे किसने बनाया और क्यों। जब उसकी दारू खत्म हो जाती है तो लाइट झिलमिलाती है और अचानक एक नई बोतल उसके पास प्रकट हो जाती है। हैरान होकर मैट इस अजीब घटना को टेस्ट करने का फैसला करता है। एक सुबह केट को लाइटिंग में समस्या दिखती है और वह मैट को बुलाती है। जब उसे पता चलता है कि वह उसी कमरे में है, तो वह वहां जाती है और देखती है कि मैट पेंटिंग्स से घिरा हुआ है। वह दावा करता है कि वहां असली वैन गॉग और दूसरी महंगी पेंटिंग्स मौजूद हैं। केट को लगता है कि वह ज्यादा पी चुका है, लेकिन मैट कहता है कि वे इस कमरे की ताकत को एक इच्छा मांग कर टेस्ट करें। केट $1000 मांगती है और मैट सामान में खोजकर पैसे निकालता है। वह इसे कोइंसिडेंस मानकर नजरअंदाज कर देती है। फिर वह $1 मिलियन मांगती है। लाइट्स धीमी होती हैं और अचानक पैसे उनके सामने आ जाते हैं। अब जो हो रहा था वह दोनों को डराता भी है और अट्रैक्टिव भी करता है। कमरे को बंद करने की बजाय वे लालच में आकर लगातार इच्छाएं मांगते रहते हैं। मैट और केट करोड़ों रुपए, महंगे कपड़े और गहने मांगते हैं। कमरा एक जादुई खजाने की तरह हर इच्छा पूरी करता रहता है। इससे उनके रिश्ते में फिर से रोमांस लौट आता है। शाम को केट कमरे से अट्रैक्टिव कपड़े मांगती है और मैट उसे फूल, कैवियार और हीरे देता है। वे पार्टी करते हैं और केट अपनी कम सैलरी वाली नौकरी छोड़ देती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन सब कुछ आसानी से मिलने से उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। केट एक नेकलेस खो देती है, लेकिन दुखी नहीं होती, क्योंकि कमरे की बनाई चीजें सिर्फ एक भ्रम थी। धीरे धीरे केट डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि इन चीजों की कोई असली वैल्यू नहीं होती। मैट उसे खुश करने के लिए एक बेबी क्रिब मांगता है और बच्चा करने की बात करता है। केट रो पड़ती है, क्योंकि पहले वह 2 बार मिसकैरेज झेल चुकी है। वह तैयार नहीं होती और कमरे से बाहर भाग जाती है। आगे की कहानी में उनकी जिंदगी और भी खतरनाक मोड़ लेती है, जब वे एक बच्चे की इच्छा मांग लेते हैं और यहीं से सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। मैट भी संघर्ष कर रहा होता है, इसलिए वह ड्राइव पर जाने का फैसला करता है। जब वह घर वापस आता है तो उसे झिलमिलाती हुई लाइट दिखाई देती है और उसे एहसास होता है कि केट ने एक और इच्छा मांग ली है। बेडरूम से अजीब आवाजें सुनकर वह अंदर जाता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि केट ने एक बच्चे की इच्छा मांग ली है। घबराया हुआ मैट कहता है कि वे इस इच्छा को वापस लें, क्योंकि बच्चा कोई चीज नहीं है जिसे ऐसे मांगा जाए और उनकी इच्छाएं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वह सुझाव देता है कि वे बच्चे को सामान्य तरीके से पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन केट मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही एक सही तरीका है। मैट जोर देता है कि यह बहुत खतरनाक है और केट से बच्चे को खत्म करने को कहता है, याद दिलाते हुए कि यह सिर्फ एक भ्रम है। आंसुओं के साथ केट उस कमरे में जाती है, लेकिन वह यह शब्द बोल नहीं पाती। उसकी बाहों में रोता हुआ बच्चा उसे बहुत असली लगता है। उसे छोड़ना नामुमकिन लगता है। मैट स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि यह हत्या जैसा होगा। आखिर में वे दोनों बच्चे को रखने का फैसला करते हैं और अच्छे माता पिता बन जाते हैं। उस रात उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा रोना बंद नहीं करता। मैट कमरे से दूध की बोतल मांगता है, लेकिन जब वह वापस आता है
तो उन्हें एहसास होता है कि केट खुद बच्चे को दूध पिला सकती है। हैरानी के बावजूद वे इसे किस्मत का तोहफा मान लेते हैं। अगली सुबह मैट फिर से जॉन डो के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वह आदमी अभी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉन डो ने दावा किया था कि उसी कमरे ने उसे हत्या करने पर मजबूर किया, लेकिन यह बात पागलपन जैसी लगती थी। मैट कमरे से कुछ पैसे लेता है और अस्पताल जाता है और वह पत्रकार बनकर अंदर घुस जाता है। जॉन डो तुरंत समझ जाता है कि मैट नया मालिक है और उसने उस कमरे का राज जान लिया है। वह चेतावनी देता है कि वही कमरा उसे हत्यारा बना गया था और उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। घर लौटते समय मैट देखता है कि उसके सारे पैसे धूल में बदल जाते हैं। वह घर आकर टेस्ट करता है और समझ जाता है कि कमरे की चीजें बाहर असली नहीं रहती। एक पेंटिंग बाहर रखते ही वह तेजी से पुरानी होकर राख बन जाती है। यह देखकर मैट डर जाता है और कमरे का राज जानने के लिए घर तोड़ना शुरू कर देता है। उसे दीवारों के अंदर लाखों तारों जैसी संरचना मिलती है, जैसे कोई रहस्यमयी मशीन हो। इधर केट बच्चे को लेकर बाहर जाती है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, बच्चे के साथ अजीब बदलाव होने लगते हैं और घबराकर वह वापस आती है, लेकिन मैट दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर संघर्ष के बाद मैट बच्चे को बचाने का फैसला करता है, लेकिन अब बच्चा अचानक 10 साल का हो चुका होता है। केट उसका नाम शेन रखती है और उसकी परवरिश में लग जाती है। मैट जानता है कि यह गलत है, क्योंकि कमरे से बनी चीजें घर के बाहर नहीं जा सकती। उसके अनुसार शेन असली इंसान नहीं, बल्कि एक इमेजिनेशन है। केट उसे घर से बाहर जाने से मना करती है और बीमारी का बहाना बनाती है। शेन धीरे धीरे गुस्सैल और जिद्दी होने लगता है। वह बाहर जाने के लिए तरसता है और खिड़की से लोगों को देखता रहता है। इसी बीच मैट और केट का रिश्ता टूटने लगता है। मैट खुद को अलग कर लेता है और पेंटिंग्स में खो जाता है और वह बंदूक खरीदकर जंगल में शूटिंग प्रैक्टिस करने लगता है। एक दिन शेन दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे रोक लेती है। फिर केट खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है ताकि वह भाग ना सके। घर अब शेन के लिए एक जेल बन जाता है और ज्यादा बेकाबू हो जाता है। मैट पूरी तरह अलग हो जाता है। एक दिन शेन गलती से एक ग्लास और तोड़ देता है और घर में झगड़ा हो जाता है। डरकर शेन घर में घूमता है और उसी रहस्यमयी कमरे को ढूंढ लेता है। अगली सुबह मैट एक सही सलामत ग्लास और देखता है और हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह केट ने नहीं बल्कि शेन ने किया है। मैट और केट तुरंत उस रहस्यमयी कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें एक ऐसा जंगल दिखाई देता है जो शेन के लिए पूरी तरह कंट्रोल में है। अब वही कमरा शेन के लिए बाहर जाने का एकमात्र तरीका बन चुका होता है। गुस्से में आकर मैट शेन को कमरे से बाहर निकालता है और उसे लॉक कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि शेन कुछ ऐसा मांग सकता है जो सबको खत्म कर देगा। तभी फोन बजता है और शेन उसे उठाता है। दूसरी तरफ जॉन होता है। मैट गुस्से में आकर फोन खुद लेता है। जॉन बताता है कि वह भी शेन की तरह ही पैदा हुआ था, यानी वह भी पूरी तरह इंसान नहीं है। फिर वह एक खतरनाक सच बताता है। अगर कोई इमेजिनेशन घर के बाहर जीना चाहता है तो उसे अपने बनाने वाले को मारना होगा। जॉन ने भी ऐसा ही किया था, उसने अपनी मां को मार दिया था। अब मैट के सामने एक डरावना चुनाव होता है। या तो वह अपने बेटे को मारकर केट को बचाए, या केट को मारकर शेन को बाहर की जिंदगी दे। केट यह सब सुन लेती है और डर कर वहां से भाग जाती है। शेन और मैट दोनों परेशान हो जाते हैं और गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगते हैं। रात को मैट शेन को सच्चाई बता देता है कि वह उसका असली बेटा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इच्छा से पैदा हुई चीज है। शेन को यह बात झूठ लगती है। गुस्से में मैट उसे बाहर जाने की चुनौती देता है, यह जानते हुए कि वह मर जाएगा। अब शेन डरकर भाग जाता है। बाद में मैट को पछतावा होता है और वह उसे सुलाने के लिए कहानी पढ़ता है। उसी रात केट वापस आती है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि शेन उन्हें छुपकर देख रहा था। अगली सुबह दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। नीचे जाकर वे देखते हैं कि दरवाजा खुला है और शेन बाहर झूले पर बैठा है। लेकिन अब वह बच्चा नहीं रहा और वह 20 साल का जवान बन चुका होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। वह केट पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और मैट को मारने की धमकी देता है। मैट उस पर हमला करता है और केट गिरकर बेहोश हो जाती है। दोनों जमीन पर लड़ते हैं और बंदूक के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ समय बाद केट होश में आती है तो मैट बताता है कि उसने शेन को मार दिया और उसका शरीर बाहर जाकर राख बन गया। केट टूट जाती है, लेकिन सच्चाई स्वीकार कर लेती है। फिर वह कहती है कि उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैट मना कर देता है। उसे लगता है कि वे उस कमरे की वजह से खुश रह सकते हैं, लेकिन केट को कुछ अजीब लगता है, खासकर जब मैट बर्फ चबाने लगता है, बिल्कुल शेन की तरह। उधर असली मैट को होश आता है और उसे समझ आता है कि शेन ने खुद को मैट में बदल लिया है। वह दीवार तोड़कर उस कमरे तक पहुंचता है और अंदर जाकर वह एक नकली दुनिया देखता है जो शेन ने बनाई है। अब वह केट को ढूंढता है, लेकिन वह उससे दूर रहती है। तभी सच्चाई सामने आती है। जो मैट दिख रहा था वह असल में शेन था, जिसने इच्छा से खुद को मैट बना लिया था। केट भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे पकड़ लेता है। तभी असली मैट वहां पहुंच जाता है। अब दोनों मैट आमने सामने होते हैं। केट को फैसला करना होता है कि असली कौन है। असली मैट एक खास नाम से उसे बुलाता था, जिससे केट पहचान लेती है। वह शेन को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन उन्हें एक भूल भुलैया में फंसा देता है। फिर शेन चाकू मांगता है और मैट को मार देता है, लेकिन यह सब एक चाल होती है। असल में मैट और केट ने नकली कॉपी बनाई थी ताकि शेन को धोखा दिया जा सके और वे असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब आखिरी प्लान के तहत मैट शेन को उकसाता है। जैसे ही मौका मिलता है केट दरवाजा खोलती है और दोनों बाहर गिर जाते हैं। शेन तेजी से बूढ़ा होता है और कुछ ही सेकंड में मरकर राख बन जाता है। 1 महीने बाद मैट और केट एक छोटे से मोटल में रहने लगते हैं। एक दिन
केट को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे नहीं पता कि बच्चा मैट का है या शेन का। तभी कमरे की लाइट फिर से झिलमिलाती है, जिससे इशारा मिलता है कि शायद वे अभी भी उस कमरे के असर से बाहर नहीं निकले हैं और वो डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।